My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about conservation of plants and animals. पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। देखिए, कभी कभी तुम्हें मौका मिला होगा इधर उधर घूमने का, तो किसी नेशनल पार्क में घूमने जाते हैं, गए होंगे वहाँ पर, जैसे कि भरतपुर सेंचुरीज़ हैं, कुछ काजीरंगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इनके बारे में सुना होगा तुमने। इंडिया में बहुत से नेशनल पार्क हैं, उनका पता लगाएंगे। एसएसटी की बुक में भी दिए हुए नेशनल पार्क, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, पेरियार नेशनल पार्क केरला, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, सुंदरबन ये वेस्ट बंगाल में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार बहुत सारे नेशनल पार्क, इनके बारे में सुना होगा, इसको पता लगाएंगे। अब देखिए, नेशनल पार्क जो हैं, पहले तो ये कि इनको संरक्षण की क्या जरूरत पड़ी, इनकी नीड क्यों हुई संरक्षण की। तुम देखा होगा कि बहुत वैरायटीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की अर्थ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, तो वो सभी जो है आवश्यक हैं, लेकिन आजकल जो है उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट का ख़त्म कर देना, फॉरेस्ट की कटिंग करना, वनों उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, ये डिफॉरेस्टेशन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए कि तुमने देखा होगा कि जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको खाद्यान्न उत्पादन के लिए ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए, तो उसको मतलब कल्टीवेशन के लिए भूमि चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए, कृषि योग्य भूमि प्राप्त करने के लिए हम जो है वनों को काट देते हैं। तो ये भी एक कारण है डिफॉरेस्टेशन का। दूसरा है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हाउसेस बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, फैक्ट्रीज़ वगैरह ये बन रही हैं। तुमने देखा होगा कि मतलब जो है नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो उसके लिए जो भी उनके जो भी ट्रीज़ वगैरह आते हैं उनको काट दिया जाता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। और तुमने देखा कि ये फर्नीचर जो है ये प्लांट से, ट्रीज से बनाए जाते हैं, उनकी लकड़ी से, तो उसमें भी डिफॉरेस्टेशन होता है। और जो फायर वुड है, लकड़ी का उपयोग जो ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से सब नेचुरल काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवियर ड्रॉस। तो इस प्रकार से ये जो नेचुरल काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कभी कभी वनों में आग लग जाती है, या बहुत अधिक सूखा पड़ जाती है, पानी नहीं बरसता है तो सूखा पड़ जाती है। ये भी एक नेचुरल काज है जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे जो है रीजन उनको देख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन किन किन कारणों से होता है पता लगा सकते हैं। अब देखिए, कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या हानियां हैं। तो वनों उन्मूलन से बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जैसे सूखा का पड़ जाना, नेचुरल कैलेमिटीज़ है, फ्लूड्स, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सभी जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। तुम जानते हो कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें किस किस की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ नहीं पाता है। और अब ये जब वनोन्मूलन हो जाएगा, पेड़ों की कटिंग हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन, तो उस समय क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ये अधिक बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में, और उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, विश्व उष्ण हो जाएगा। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीट को वो ट्रैप कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो हीट जिससे कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड काज ड्रॉट्स। इससे जो है रेनफॉल कम हो जाएगी और सूखा पड़ जाएगा। जब वर्षा नहीं होगी तो क्या हुआ, सूखा पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक कैविटीज है सूखा पड़ना। इसी प्रकार से जब मान लीजिए सूखा पड़ेगी तो वहाँ की जो सॉइल है, सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7th में तो पढ़ा था कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन जो है ये किसके द्वारा होता है, तो ऊपर की टॉप लेयर, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। तो ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो इरोजन उसका हो जाएगा, हट जाएगी, जिससे कि रॉकी लेयर, हार्ड लेयर ये निकल आएगी और उसमें लेस ह्यूमस होगा। लेस ह्यूमस होगा तो वहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। इस प्रकार धीरे धीरे वो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो ये क्या है, डेजर्टिफिकेशन। द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। तो समझ में आ गया। जो नेशनल मतलब जो है नेचुरल कैविटीज़ है, इसमें फ्लूड्स का आना या वर्षा न होना, इससे सूखा पड़ेगी, और डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट हो जाना, मरुस्थलीकरण, मरुस्थल को बन जाना। समझ में आएगा ये, ड्रॉट्स एंड डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू ए डिक्रीज इनटू द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड, सो देयर आर फ्लूड्स, जिससे कि फ्लूड्स आएगी, बाढ़ आने का खतरा रहेगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से ये सब जो है क्या, सॉइल चेंज हो जाएगा, सॉइल चेंज हो जाएगा और डेजर्ट बन जाएगा, सूखा पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत सारी नेचुरल कैविटीज़ हैं। अब इन सभी के बचने के लिए जो है तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जब इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इसके प्रति एक चिंता है कि वाइल्ड लाइफ किस प्रकार से, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ किस प्रकार से सेव किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ये सभी बनाए हैं। उसमें जो है इनका सबका संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके लिए टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इनको क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन earmarked plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there। तो इस प्रकार की एरिया में जो है शिकार करना, पेड़ों को काटना ये और जानवरों का चराना, ये सभी कुछ जो है बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस to them and their habitat
to them and their habitat. तो इस प्रकार से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क एरियाज, नेशनल पार्क क्या होते हैं? एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्स। ये इस प्रकार की एरिया है जहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ फ्रीली अपने हैबिटेट में रह सकते हैं और एक नेचुरल रिसोर्सेस के साथ। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड। ये बहुत बड़ी एरिया होती है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो इस प्रकार से ये बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पर कुछ जो है नेशनल पार्क हैं, इनके नाम। नेशनल पार्क इन इंडिया, ये रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पर? ये राजस्थान में। यहाँ पर टाइगर, लियोपार्ड्स, मोर्स अधिक मात्रा मिलते हैं, ये उनका संरक्षण है। सेकंड है कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। यहाँ टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स देखें। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क, केरला। इसमें नीलगिरी, लेंगूर एंड फ्लाइंग स्क्वायरल मिलती है। नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड लियोन्स। इसी प्रकार सुंदरवंश, ये वेस्ट बंगाल। रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर अधिक मिलते हैं। फिशिंग कैट्स ये है। कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। यहाँ पर टाइगर, लियोपार्ड्स और एलिफेंट्स मिलते हैं। इस प्रकार से और बहुत सारे इनको जो है सर्च करेंगे अच्छी प्रकार से, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनको सर्च करेंगे। यहाँ पर देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बड़ा क्षेत्र होता है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। तो ये इसमें कई नेशनल पार्क हैं। देखिए यहाँ पर पंचमढ़ी सेंचुरीज, और यहाँ पर ये देखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क, काफ़ी बड़ा एरिया है। तावा रिजर्वोयर एंड मोरी सेंचुरीज। इस प्रकार से ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक है लार्ज एरिया है जहाँ पर के वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स, एनिमल्स, इनका जो है कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा देखिए तो प्लांट्स जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। प्लांट जो है किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लोरा। एंड फना जो है एनिमल्स जो किसी पार्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उनको फौना कहा जाता है, प्राणी जात। जैसे कि ये जो यहाँ पर देखेंगे कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फर्न्स, अर्जुन, ये सभी जो है ट्रीज हैं, ये फ्लोरा है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर इसके जो है ये फ्लोरा है। एंड चिंकारा, ब्लू गोल्ड, चिंकारा क्या है? ये फौना है, प्राण जात है, फना है चिंकारा। ब्लू गोल्ड, वार्किंग डियर, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग एंड वुल्फ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ फना ऑफ ए पंचमढ़ी बायोस्फीयर। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर का ये जो है एक फ्लोरा एंड फना दिखाया गया है। तो इस प्रकार से फ्लोरा एंड फना। यहाँ पर देखेंगे ये दिया हुआ है वाइल्ड डॉग, क्या है? ये वाइल्ड डॉग है। और बी जो है ये चीतल है, क्या है? चीतल, ये एक प्रकार का हिरन होता है। और सी पर जो है ये वुल्फ दिया हुआ है, क्या? वुल्फ। और यहाँ पर देखिए ये जो है लियोपार्ड, क्या है? लियोपार्ड।
और ये फर्न है, ये फर्न, और यहाँ पर ये जामुन ट्री है। क्या है? जामुन ट्री। तो यहाँ पर ये जो है प्राणजात हो गए, एनिमल्स, दीज आर फोना। ये क्या है? फोना। एंड फ्लोरा, फ्लोरा क्या है? फ्लोरा ये जो है ट्रीज आते हैं इसमें, इसमें जो फर्न एंड जामुन ये सभी ट्रीज हैं। क्या है? ट्रीज। नेक्स्ट देखेंगे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, जो किसी विशेष क्षेत्र मतलब पौधों एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या कहते हैं इसको? एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स होता है किसी स्पेशल एरिया में। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसमें? इन ए पार्टिकुलर एरियाज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट मे बी एंडेमिक टू ए जोन, ए स्टेट और ए कंट्री। तो इस प्रकार से ये जो है एंडेमिक एक विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज होती है। अब देखिए समझिए स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज। तो इस प्रकार से ये जो है एक स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज जो है देखेंगे एंडेमिक स्पीसीज कहाँ कहाँ पर होती हैं? विशेष क्षेत्रीय, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर है, उसमें बिसन, इंडियन गेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फौना एंड दिस एरिया। समझिए? तो इस प्रकार से विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले वो एंडेमिक स्पीसीज। तो इस प्रकार से एंडेमिक स्पीसीज समझ में आ गई, विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पेशल एरिया में। एंड नेक्स्ट है एंडेंजर्ड एनिमल्स। क्या होते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स? एंडेंजर्ड जो डेंजर में, खतरे में, संकट में, इस प्रकार के इनको जो है एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है और वो विलुप्त हो सकते हैं, धीरे धीरे वो जो है विलुप्त हो सकते हैं। इनको संकटापन्न जंतु या एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। तुमने सुना होगा कि डायनासोर पहले हुआ करते थे, लाखों वर्ष पूर्व डायनासोर हुआ करते थे, वो अब क्या हो गए? डिसअपियर हो गए, विलुप्त हो गए। वो जो है विलुप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके जो प्राकृतिक आवास या नेचुरल हैबिटेट है उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, और डिस्टर्बेंस होने से उन पर जो है खतरा होने लगा। इससे वो जो है फिर समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से ये एंडेंजर्ड एनिमल्स समझ आ गया। यहाँ पर देखिए बाघ दिया हुआ है, ये टाइगर एंड वारेसिंगा। यहाँ पर ये जो है वोर्स है, वाइल्ड बफेलो। क्या है ये? वाइल्ड बफेलो। और ये देखिए वारेसिंगा बोलते हैं इसको, हिरन होता है एक प्रकार का। इसके जो है जो सींग होते हैं, हॉर्स होते हैं, वो ब्रांचेस, उसमें जो है कई ब्रांच, कई सींग निकले होते हैं। तो ये सभी जो है किसमें है? एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। ये समाप्ति की तरफ है, इनका जो है संरक्षण जरूरी है, संरक्षण किया जाना जरूरी है। देखिए सभी ये एनिमल्स, प्लांट, सॉइल, एयर, सनलाइट, इन सभी से मिलकर के एक इकोसिस्टम बनता है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, rivers, deltas, इन सब से मिलकर के बनता है
इकोसिस्टम। क्या बनता है? इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से ये इकोसिस्टम किसी जीव जंतु प्लांट्स के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक जो है ऐसी बुक जिसमें मेंशन्ड किया गया हो, रेड डाटा बुक इज मेंशन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया आल्सो मेंशन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। फाउंड इन इंडिया। तो इस प्रकार की बुक जिसमें कि जो एंडेंजर्ड एनिमल्स प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये इस प्रकार से रेड डाटा बुक है ये। और देखोगे तुम जो है बहुत से चिड़ियाँ जो है ये माइग्रेशन करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को आना, ये क्या माइग्रेशन, माइग्रेटरी वर्ड। इस प्रकार से इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको कंप्लीट कर लेंगे। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बहुत सारे वीडियो जो है इस पर अपलोड किए जाएंगे वो तुम्हारे पास पहुंचते रहें। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।